बस्तर में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। बीजेपी के मोर्चा, प्रकोष्ठ और ग्रामीण इलाकों के कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ संगठन के महत्वपूर्ण चेहरे चिंतन शिविर में शामिल होंगे। शिविर में शामिल होने पहुंची छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने चिंतन शिविर को पार्टी के अंदर की बात बताया है। उनके मुताबिक आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हमारा पार्टी अनेक अंशों पर बातचीत होना है कि आगे आने वाले चुनाव में किन विषयों पर ध्यान देना है, इन सभी पर थोड़ा बात होगी। एंड हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हमारी रणनीति जो होती है उसकी तय होती है। बीजेपी के चिंतन की शुरुआत आज हम ये चिंतन बैठक कर रहे हैं। इसमें दोनों विषय, शॉर्ट टर्म स्टडी और लॉन्ग टर्म स्टडी, आने वाले 3 महीने और 6 महीने के लिए कार्य योजना और 2.5 साल की कार्य योजना, और ये मुख्य बिंदु यही रहेंगे। इसे महज एक इत्तेफाक कहा जा सकता है कि बीजेपी के चिंतन शिविर के आसपास ही राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के चिंतन शिविर पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस इसे चिंतन नहीं, बीजेपी का चिंता शिविर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित माओवाद बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच गया। भाजपा उसकी उत्तरदायी है, उसकी गुनहगार है। सारकेगुड़ा में सोनकू बिजलू नाम के छात्रों को जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में मारा जाता रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, झलियामारी जैसी घटना हुई, उसके बाद अब भाजपा का सारा चिंतन सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। भाजपा को बस्तर से कोई सरोकार नहीं है, भाजपा को छत्तीसगढ़ के हितों से भी कोई सरोकार नहीं है। भाजपा केवल और केवल सत्ता की राजनीति करती है। ये चिंतन सत्ता के लिए हो रहा है, इसका जनहित से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने चिंतन शिविर बस्तर में रखकर छत्तीसगढ़ की सियासत में थोड़ी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल बस्तर छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता कहलाता है, और अगर उसी रास्ते पर एक राजनीतिक दल चिंतन करता है तो ये दूसरे के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि ये भविष्य ही तय करेगा कि किसके लिए ये चिंतन है और किसके लिए चिंता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। किसका चिंतन, किसकी चिंता? जी हां, बस्तर सत्ता का दरवाजा कहलाता है, आदिवासी बहुल इलाका है, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय नेताओं को भी उसकी अहमियत का अंदाजा है। और जब सरकार के कार्यकाल के आधे बरस बीत चुके हैं, 2.5 साल बीत चुका है, बीजेपी बस्तर में चिंतन शिविर जब करती है तो सतर्क होना और कान खड़े होना कांग्रेस के स्वाभाविक है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो मंथन करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया के सामने यहाँ पर नहीं लाई जाएंगी। बड़े बड़े दिग्गज मंथन करेंगे, संघ के भी कई नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो भी मंथन करेंगे, अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी। बहुत ही सीमित लोगों को यहाँ पर इसमें एंट्री मिलेगी, यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी बाहर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का मंथन यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर 2023 के लिए बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये कार्य योजना बनेगी। और ये कार्य योजना क्योंकि बस्तर में बन रही है तो निश्चित रूप से विवाद होना स्वाभाविक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना स्वाभाविक है, और भाजपा कांग्रेस में इस वक्त वही चल भी रहा है। बहरहाल कल से बैठकों का दौर भी शुरू होगा। आज औपचारिक उद्घाटन, औपचारिक शुरुआत यहाँ पर हो गई है। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ रेखचंद जैन जी हैं, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत आपका। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ भाजपा से, बहुत स्वागत विमल चोपड़ा जी। और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी मुरली जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत मुरली जी आपका भी। विमल चोपड़ा जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि मंथन आप ही लोग करने जा रहे हैं बस्तर में। अब बताया जा रहा है कि 2023 के लिए क्या कार्य योजनाएं होंगी, किस तरीके से होगा सब कुछ, ये चीजें वहां पर तैयार की जाएंगी। बड़े खास और दिग्गज लोग वहां पर आपकी पार्टी से जुटे हुए हैं। किस रास्ते को खोजने की कोशिश होगी बस्तर में, जबकि खास तौर पर आप लोग ये मंथन, ये चिंतन करने जा रहे हैं? देखिए, कोई भी जिंदा संगठन जो है उसकी निशानी है कि चिंतन करना और आगे बढ़ना।
जो सफलता और असफलता है उसका विचार करना और उनके कारणों पर बारीकी से जाना और आगे बढ़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कोई पहला चिंतन शिविर नहीं था। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करके अपने आप को मजबूत करती रहे। कभी ये बस्तर में होता है, कभी रायपुर में होता है, कभी अंबिकापुर में होता है, और देश भर का चिंतन भी जो है वह अलग अलग स्थानों पर होता रहता है। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अपना चिंतन शिविर है। अपने परिवार के लोगों के बीच हम चिंतन करके अपना रास्ता आगे बनाएंगे। और ये कोई 2023 के रह है, ये 2021 के बचे दिन, 2022, 2023 और 2023 से आगे भी भारतीय जनता पार्टी को किस रास्ते को अपनाना चाहिए, ये चिंतन है। और ये लगातार चलने वाला एक काम है, एक प्रक्रिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चलते आ रही है। ठीक जी, ठीक। मैं रेखचंद जैन जी की भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। रेखचंद जी, आप लोगों ने कहा है कि भाजपा का चिंतन नहीं, चिंता शिविर है, भाजपा चिंता कर रही है, और पिछले 15 साल का भी हवाला आप लोगों ने दिया है कि क्या कुछ बस्तर में किया गया, इसलिए कितना भी चिंतन कर ले कुछ नहीं होने वाला। क्या भाजपा को आप लोग जो चिंता शिविर बता रहे हैं, थोड़ा अलर्ट, थोड़ी चिंता आप लोगों को भी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया और 15 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, विशेषकर हमारे बस्तर के लिए, यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बना है। तो इनकी चिंता बढ़ गई है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आदिवासी हितों में लगातार, किसान हित में, मजदूर हित में जो लगातार हम काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा। और शहर की एक आलीशान होटल में बैठकर बड़े बड़े नेता क्या चिंतन कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये गति हुई है छत्तीसगढ़ में कि 90 में से मात्र 14 सीट में सिमट गए। और बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में जहाँ विकास की बड़ी बड़ी बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक भी सीट इनको नहीं मिली। इस बात की चिंता इनको सता रही है। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हित में जो लगातार काम कर रहे हैं, तो अब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा। ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। पिछले 15 सालों का आप लोग हवाला देते हैं, और चिंतन शिविर किसके लिए दरअसल चिंता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। मुरली जी, चिंतन शिविर जो यहाँ पर चल रहा है, आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है, बैठकों का दौर चलेगा, बहुत से संघ के नेता भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ये चिंतन शिविर बस्तर में करके क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है बस्तर में? अभिषेक जी, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बस्तर से लगभग पूरी तरह से सफाया हो चुका है। बस्तर में इस बार चिंतन शिविर करने का पहला कार्य इसीलिए, ये योजना इसीलिए बनाई होगी क्योंकि बस्तर से ही छत्तीसगढ़ के पावर कॉरिडोर का दरवाजे खुलते हैं। तो शायद वापसी के लिए जो राह है वो बस्तर से होते हुए है। 12 विधायक है बस्तर में, और इस वक्त 12 विधायक कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है वहां से। तो शायद ये जो पिछले 15 साल में बस्तर में हो या छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, एक एंटी इंक्यूपेंसी वेव था जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत रोबस्ट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई है। यहाँ पे 15 साल बाद वापसी हुई है कांग्रेस का। तो इस बार जो चिंतन शिविर है शायद ये देखने के लिए होगा कि भाई ऐसी क्या कारण है जिस वजह से 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बस्तर से सफाया कैसे हो गया। शायद ये चिंतन में, ये जो चिंतन शिविर है इसमें पहला जो एजेंडा यही होगा कि भाई ऐसे कारणों का पता लगाओ जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा ये कि भाई आने वाले 2023 के जो चुनाव होना है उस चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाना है, किस तरह का कांग्रेस को घेरना है।
चूंकि 15 का ही इनका संख्या 14-15 का ही संख्या बल है, तो असेंबली में डायरेक्टली अगर वो कुछ करना चाहे तो भी नहीं हो पाता। तो किस तरह से एक माहौल क्रिएट करना है जिससे कांग्रेस के आने वाले समय में कांग्रेस का विरोध कर सके, ये भी चिंतन का एक भाग होगा। मुझे लगता है कि चिंतन शिविर से जो मंथन होने के बाद जो अमृत निकलेगा, उसी गाइडलाइन के आधार पर आने वाले 2-2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा और चुनाव में भी उसी सक्रियता के साथ वो शामिल होंगे। बिल्कुल विमल चोपड़ा जी, जब चिंतन होगा तो स्वाभाविक सी बात है 2023 जो आप लोगों का टारगेट है उसके लिए हर वो संभव जो रास्ता बनेगा या रास्ता बनाने में अड़चने आएंगी उनको हटाने की कोशिश होगी। चुनौती बाहर से मिल रही है उसकी भी रणनीति तैयार होगी, और जो चुनौती अंदर से मिल रही है क्या उस पर भी मंथन होगा, उस पर भी कुछ रास्ता निकालने की कोशिश होगी? जी देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, जो मुरली ने विश्लेषण किया वो बड़ा सटीक विश्लेषण है जी। चुनौतियां कहीं से भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसका चिंतन करेगी, उसका मुकाबला करेगी। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि रेखचंद जी ने जो कहा कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने गई। अरे पहला चुनाव हमने जीता, कांग्रेस की सरकार थी, जोगी जी की सरकार थी, लोग अत्याचार थे, 3 साल में त्रस्त हो गए थे, 3 साल में कांग्रेस को गद्दी छोड़नी पड़ी। पहला चुनाव हमने जीता, दूसरा चुनाव जीता, तीसरा चुनाव जीता, और आप 15 साल की बात कर रहे हैं। अरे हमने विकास किया तब 3 बार चुनाव जीता, और एंटी इनकम्बेंसी और झूठे वादों के आधार पर यदि आप सत्ता में आ गए तो ये अहंकार करने की जरूरत नहीं है। 2.5 साल के बाद फिर जनता बताएगी कि आपने बस्तर में क्या किया है। जो नक्सलवाद खात्मे की ओर था वो आज फिर सिर उठा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का संरक्षण नक्सलवाद को है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, चिंतन शिविर हमारी परंपरा है, कांग्रेस की नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में एक परिवार की चलती है, वहां बहस की, वहां चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां आदेश होता है, आप कुछ मत बोलिए, आप सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जैसे, गुलाम नबी आजाद जैसे, ये मैं ये एक सवाल करूंगा, वही मैं जानना चाह रहा था कि 2018 में हार के जो कारण थे उसमें एंटी इनकम्बेंसी, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र था, वो भी एक बड़ी वजह थी, और साथ ही साथ आपके पार्टी के अंदर की भी कार्यकर्ताओं या और लोगों की नाराजगी थी जिसकी समीक्षा बाद में भी हुई थी। क्या इन तमाम चीजों पर मंथन होगा? वही मेरा इशारा था कि बाहर के साथ के अंदर की चुनौतियों को लेकर भी मंथन होगा उसमें। कहा ना, स्पष्ट रूप से मुरली जी ने सारी चीजें इंग्लिश कर दिया है। हम चिंतन करेंगे तो अपनी कमजोरी का भी और हमारे दुश्मन की कमजोरी का भी, हमारी कमजोरी पता रहेगी और दुश्मन की कमजोरी पता रहेगी, तो हम मुकाबला कर पाएंगे। हमको मुकाबला करना है, हमको शासन में जाना है, शासन में जाकर के जनता की सेवा करना है, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे। लेकिन सत्ता में रहेंगे तो हम अपनी नीतियों को अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे, विपक्ष में रहेंगे तो जो सत्तारूढ़ दल है उसकी गलतियों का, उसकी गलत कार्यों का हम विरोध करेंगे। आज देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आपसे और मेरे से छुपी नहीं है, और उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस ने कभी चिंतन नहीं किया। एक समय कांग्रेस जो सत्ता में थी 350-400 चिंतन आप लोग कर रहे हैं, और रेखचंद जैन जी विपक्षी वहीं से विधायक मान्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे। रेखचंद जी, आपके इलाके में ही ये मंथन चल रहा है, ये चिंतन चल रहा है, और बस्तर इस वक्त पूरी तरीके से आप लोगों का ही है। भाजपा वहां चिंतन शिविर के जरिए और जो हाल फिलहाल कई मुद्दे जो उठाए गए हैं खास तौर पर आदिवासियों को ध्यान में रखकर, उसके जरिए क्या आप लोग भी कोई रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि आप लोगों के किले को भेदने की कोशिश भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने शासन की जिम्मेदारियों को समझना था। इनके शासन में कांकेर जिले में आदिवासी बालाओं के साथ झलियामारी का कांड हुआ और सरकार चुप बैठी रही। इसी तरीके से हमारे लौंडीगुड़ा में आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन टाटा की ले ली गई
और उनको जमीन वापस नहीं की जा रही थी। इस तरीके से एनएमडीसी का स्टील प्लांट जिसमें आदिवासियों की जमीन ली गई है, उनको डिसइन्वेस्टमेंट में ले जाकर यहाँ के युवाओं के सपने को अधूरा छोड़ रहे हैं। आदिवासी वर्ग बहुत इस बात को लेकर नाराज है। इसी तरीके से वन अधिकार पट्टा जो कि मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया था, इनके शासन में 4.5 लाख पट्टे आदिवासी परिवार जो जंगल क्षेत्रों में रहते हैं उनके पट्टों को निरस्त किया गया। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ वनांचल में रहने वाले लोगों को पट्टा देने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी तरीके से वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, इनके लिए वनोपज जो इनके समय में नहीं 12-13 रेखचंद जी, बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के इकट्ठे वहां पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि बस्तर में खास तौर पर किस तरीके से शुरुआत की जाए, रास्ता बनाया जाए जो कि रायपुर तक पहुंचे। देखिए नए मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे लेकर वो पहुंच रहे हैं, वहां पर मंथन हो रहा है, तो कुछ उसका भी तो आप लोग काउंटर ढूंढेंगे। मैं काउंटर मतलब हमारी सरकार के द्वारा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी हित में, किसान के हित में, जैसे हमने कर्ज माफी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने शुरू की, गौधन न्याय योजना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। वनांचल रहने क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों की वनोपज 52 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में हम खरीदी कर रहे हैं। अभी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हम राशि वितरण कर रहे हैं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसी तरीके से वन अधिकार पट्टा हम दे रहे हैं, जो 4.5 लाख पट्टे इन्होंने निरस्त किए थे। इस तरीके से हम आदिवासियों की 42 एकड़ जमीन जो कि टाटा स्टील प्लांट में ली गई थी उसको हम वापस हमारी सरकार ने किया। इसीलिए एनएमडीसी को लेकर हम लगातार विरोध में है कि आदिवासियों की जमीन गई है, एनएमडीसी चलाना चाहिए। ये भारतीय जनता आप लोग कॉन्फिडेंट है, मतलब इस चिंतन शिविर से कुछ फायदा बीजेपी को नहीं होगा या आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? तो चिंतन नहीं, इनको चिंता हो गई है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके का चिंतन शिविर के माध्यम से 5 स्टार होटल में बैठकर चंद नेता, जिसमें जो संगठन से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज यहाँ शामिल होने आए, उनको घुसने तक नहीं दिया। इसमें कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है, बस्तर के लोगों की कोई जगह नहीं है। तो बस्तर में किस चीज की चिंता कर रहे हैं लोग, चिंतन कर रहे हैं। ठीक है मुरली जी, बहुत बड़े बड़े नेता भाजपा के इस चिंतन और मंथन में शामिल है। जो बात रेखचंद जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं है, बेहद ही खास तौर पर रणनीति वहां पर अंदर में बन रही है। चिंतन शिविर पहले भी होता रहा है, आपने पहले भी देखे हैं। क्या वाकई इस चिंतन शिविर से भाजपा को, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा, कुछ अमृत निकल पाएगा? अभिषेक जी, चिंतन शिविर जो है भारतीय जनता पार्टी का अपनी अंदरूनी मामला है। उसमें कौन शामिल होना है, किसको नहीं होना है, यह पार्टी निर्णय करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चिंतन शिविर से कि बस्तर को कितना फायदा होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर अपना फायदे के लिए कुछ न कुछ तो वो सोचेंगे, कुछ न कुछ हल निकालेंगे और कुछ न कुछ गाइडलाइन अपने फायदे के लिए जरूर निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर से बस्तर को कोई डायरेक्ट लाभ होगा? मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्ट लाभ होगा। अगर लाभ होगा तो पार्टी को लाभ होगा, वो भी 2023 के चुनाव में अगर वो वहां से कोई सीट जीतता है तो उसको लाभ होगा और अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन चिंतन शिविर से भारतीय जनता पार्टी को ये एक रोड मैप ये तैयार करना है कि भाई छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में कहां जाना है, किस तरह से वे एक कैपेबल ऑपोजिशन के रूप में काम करना है। क्योंकि 2023 के चुनाव से पहले एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर उसको अपना परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के जनता के सामने दिखाना है। यदि वो अपना परफॉर्मेंस सही दिखाएगा तभी वो 2023 के चुनाव में बहुमत के साथ वापसी कर सकती है। अन्यथा कांग्रेस काफी मजबूत है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस जिस तरह से मजबूत है और जिस तरह से संगठनात्मक कार्य उनका चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी केवल चिंतन शिविर से फायदा पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, सिर्फ चिंतन शिविर पर्याप्त नहीं है। हालांकि
चिंतन और मंथन जब होता है तो शुरुआत कहीं न कहीं से होती है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय इतना ही था। चिंतन शिविर 2 दिन, कल से बैठकों का दौर चलेगा। जो दिग्गज हैं भाजपा के वो यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। भाजपा के छत्तीसगढ़ के बड़े नेता भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं, प्रभारी भी हैं, संघ के भी पदाधिकारियों की मौजूदगी इसमें निश्चित रूप से काफ़ी कुछ मंथन होगा। लेकिन ये मंथन और चिंतन मौजूदा बम्पर बहुमत के साथ जो कांग्रेस सरकार बैठी हुई है उसकी कितनी काट निकाल पाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी, क्या कोई इसकी मुद्दों की तोड़ निकाल पाएगा ये मंथन और चिंतन शिविर। बहुत सारे सवाल हैं जो कि आने वाला वक्त बताएगा और धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस चिंतन शिविर से भाजपा को कितना फायदा हुआ और कांग्रेस को कितना नुकसान और कितनी चिंता करनी चाहिए। आज के मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।